तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 5 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने एपिसोड 1 से 4 तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देखने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, पूरी रात वीडियो बनाया हूँ, तो आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करता है, इसलिए जल्दी से कर लो। तो चलो फिर एपिसोड स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल यागा को जुजुत्सु हायर अप्स ने जेल में बंद कर रखा होता है। ये वही टाइम होता है जब यागा ने पांडा को क्रिएट किया था। जैसा कि आप जानते हो, पांडा एक कर्स्ड कॉर्प्स है जो प्रिंसिपल यागा के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था। हायर अप्स यागा से पूछते हैं कि उसने पांडा जैसे कर्स्ड कॉर्प्स को कैसे बनाया। पांडा एक इंडिपेंडेंट कर्स्ड कॉर्प्स होता है जो खुद सोच सकता है, खुद फील कर सकता है और अपनी कर्स्ड एनर्जी भी जनरेट कर सकता है, जो नॉर्मल कर्स्ड कॉर्प्स नहीं कर पाते। इसी वजह से हायर अप्स को डर होता है कि यागा इस टेक्निक का यूज करके अपने लिए कभी भी एक कर्स्ड कॉर्प्स आर्मी बना सकता है। इसीलिए वो इस टेक्निक को मिलिट्री लेवल थ्रेट मानते हैं और यागा से इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यागा उन्हें कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये टेक्निक गलत हाथों में लग गई तो लिविंग बीइंग को सिर्फ वेपन की तरह यूज किया जाएगा। अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां कुसाकाबे पांडा को सील से रिलीज करता है और कहता है कि ये बात किसी को बताना मत। पांडा पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में कुसाकाबे कहता है कि प्रिंसिपल यागा का उस पर बहुत बड़ा एहसान है। कई साल पहले कुसाकाबे की बहन का बेटा मर जाता है, जिसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चली जाती है। तब यागा उसके बेटे की मेमोरी को एक कर्स्ड कॉप में डाल देता है, जिसे देख करके कुसाकाबे की बहन को थोड़ा होप मिलता है और वो काफी टाइम बाद खुश होती है। इसी एहसान को चुकाने के लिए कुसाकाबे पांडा की मदद करता है। अब बैक टू प्रेजेंट। हायर अप्स गोजो के सील होने के बाद प्रिंसिपल यागा को डेथ सेंटेंस सुना देते हैं और उसे मारने के लिए एक असैसिन भेजते हैं। यागा फाइट के लिए रेडी हो जाता है और कहता है, गोजो के सील होने के बाद अब भीगी बिल्ली भी शेर बन गए हैं। तभी वहां गाकोगांजी की एंट्री होती है, वही गिटार वाला बुढ़ा जो वन ऑफ द हायर अप्स भी है। जिसके बाद सीन कट होता है और कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि गाकोगांजी ने यागा को मार दिया होता है। मरने से पहले यागा फाइनली बता देता है कि उसने पांडा और बाकी कर्स्ड कॉर्प्स को कैसे क्रिएट किया था। ये सुनकर के गाकोगांजी कहता है कि तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया, अगर ये बात पहले बता दी होती तो शायद तुम्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। इस बात पर यागा बोलता है, ये एक कर्स है और अब ये कर्स मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतना कह करके वो दम तोड़ देता है। तभी वहां पांडा आ जाता है। गाकोगांजी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन पांडा उसे कंप्लीटली इग्नोर करके सीधा यागा के पास चला जाता है। जो देख करके गाकोगांजी थोड़ा शॉक होता है और पूछता है, क्या वो उसे हेट नहीं करता क्योंकि उसने उसके मास्टर को मारा है। पांडा जवाब देता है, हम ह्यूमंस की तरह नहीं होते। प्रिंसिपल यागा ने कभी आपसे नफरत नहीं की, इसलिए मेरे पास भी हेट करने का कोई रीजन नहीं है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, पांडा को भी दर्द होता है और पांडा भी रोते हैं। और ये कहते हुए पांडा रो पड़ता है। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूजी और फुसिगुरो पर। वो दोनों तेंगेन के कहने पर हकारी से मिलने गए होते हैं। हकारी एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर वो किसी तरह उसे अपने साइड कर लेते हैं तो आने वाले कलिंग गेम के फाइट में उन्हें काफी मदद मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हकारी को जुजुत्सु हाई से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि वो एक इलीगल गैम्बलिंग टूर्नामेंट करवाता है। इसीलिए यूजी और फुसिगुरो अपने कपड़े चेंज करके अंडरकवर जाने का डिसाइड करते हैं, वरना अगर हकारी को पता चल गया कि वो जुजुत्सु हाई से हैं तो वो उनसे मिलेगा भी नहीं। इसके बाद वो दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, लेकिन वहां दो गार्ड्स उन्हें गेट पर ही रोक लेते हैं। ये कोई बच्चों के खेलने की जगह नहीं है, मेरे 3 काउंट करने से पहले यहां से चले जाओ, वरना चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मैगुमी बोलता है, हमें पैसों की जरूरत है, हम यहाँ फाइट क्लब में पार्टिसिपेट करने आए हैं। इतना सुनते ही एक गार्ड मैगुमी के फेस पर पंच करने वाला होता है, लेकिन रुक जाता है और कहता है, रूल नंबर 1, वी डोंट टॉक अबाउट फाइट क्लब। इसीलिए जल्दी बताओ, आखिर तुम्हें किसने भेजा है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी पिटाई करूं। मैगुमी कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मैंने उसे मार दिया। ये सुनकर के दूसरा गार्ड बोलता है, वो कोंडो हो सकता है जो 1 महीने पहले ही गायब हो गया। जिस पर मैगुमी कहता है, तुम मुझे उसकी जगह रख लो। तभी उनके बॉस यानी हकारी का कॉल आता है। कॉल के बाद दूसरा गार्ड बोलता है, हमारे बॉस ने फाइट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन तुम्हें नहीं, उस लड़के को यानी यूजी को। यह सुनकर के मैगुमी सोचता है, ये तो और भी अच्छी बात है, और वो इस बात पर अग्री कर जाता है। फाइट स्टार्ट होने से पहले मैगुमी यूजी को समझाता है, तुम्हें किसी भी तरह उनका ट्रस्ट जीतना होगा, वरना हमें हकारी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए तुम्हें फाइट जीतनी ही होगी। मैं यहीं पार्किंग में रुककर नजर रखूंगा।
अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक रूम में, जहां एक गार्ड यूजी को फाइट क्लब के रूल समझा रहा होता है। रूल नंबर 1, तुम्हें हर हाल में फाइट करनी होगी, मतलब फाइट को बीच में छोड़कर भाग नहीं सकते। रूल नंबर 2, फाइट के दौरान अपनी कर्स टेक्निक यूज नहीं कर सकते। यूजी पूछता है ऐसा क्यों, जिस पर गार्ड बोलता है यहाँ पर ज्यादातर व्यूअर्स नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं जो कर्स एनर्जी देख नहीं सकते, इसीलिए जो चीज वो देख नहीं सकते उसमें उन्हें मजा कैसे आएगा। इसके बाद वो गार्ड यूजी को फाइटिंग अरीना में ले जाता है। यूजी अंदर जाते ही देखता है कि वहां बहुत सारी ऑडियंस होती है जो उसका मैच देखने और एंजॉय करने आई होती है। यूजी भी काफी एक्साइटेड होता है अपने ओपोनेंट से फाइट करने के लिए। तभी सामने अंधेरे में से एक फाइटर बाहर आता है और वो और कोई नहीं बल्कि पांडा होता है। पांडा को देख करके यूजी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उनकी फाइट और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वहां एक कमेंटेटर भी होता है जो काफी तगड़ी कमेंट्री कर रहा होता है और लोगों को फाइट पर बेट लगाने के लिए भी इनकरेज करता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पहली बार हकारी और उसका पार्टनर किरारा दिखते हैं, जो सीसीटीवी के थ्रू दोनों की फाइट देख रहे होते हैं। बाय द वे, अगर आप सोच रहे होगे कि किरारा कोई लड़की है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे सलवार में तलवार वाला सीन है, मतलब वो एक ट्रांस कैरेक्टर है। हकारी कहता है ऐसे फाइट्स पर गैम्बलिंग करने में कोई मजा नहीं होता जिनका रिजल्ट पहले से ही पता हो। किरारा पूछता है तुम्हें क्या लगता है पांडा जीत जाएगा। इस पर हकारी बोलता है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पांडा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा पाए, और ये तो फिर भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। जिस पर किरारा कहता है लगता है इस बार तुम गलत साबित होने वाले हो। अब हमें यूजी और पांडा की फाइट दिखाई जाती है जो शुरू हो चुकी होती है। फाइट के दौरान यूजी पांडा से पूछता है क्या तुमने अभी तक हकारी को देखा है। पांडा जवाब देता है नहीं। वो दोनों बात करते हुए ही फाइट कर रहे होते हैं। वैसे इसे फाइट कहना भी सही नहीं होगा क्योंकि दोनों एक्चुअली एक्टिंग कर रहे होते हैं। यूजी तेज पंच मारने की एक्टिंग करता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर सिर्फ हल्का सा टच कर देता है और पांडा बस यूजी से पिटने की एक्टिंग करते रहता है। एक्चुअली हकारी को पावर से ज्यादा माइंड गेम पसंद है। उसे ये देखना होता है कि कौन रूल समझता है और कौन सिस्टम के अंदर रह करके गेम खेल सकता है। अगर यहाँ यूजी सीरियसली लड़ता तो फाइट तुरंत खत्म हो जाती, इसीलिए दोनों मिलकर के फाइट को कंट्रोल और ड्रामेटिक बनाते हैं। उनका गोल सिर्फ जीतना नहीं होता बल्कि हकारी का ट्रस्ट भी जीतना होता है, और एंड में यूजी फाइट जीत भी जाता है। ये देख करके वहां मौजूद सारी ऑडियंस शॉक हो जाती है क्योंकि आज तक पांडा को कोई डिफीट नहीं कर पाया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि हकारी अपने बंदे को कॉल करके कहता है यूजी को मेरे पास भेज दो क्योंकि ये बंदा अच्छी तरह जानता है कि ऑडियंस को कैसे खुश किया जाता है। मैं इसके साथ एक बहुत अच्छी फाइट की स्क्रिप्ट लिखना चाहता हूँ। इसी बीच मैगुमी भी उस बंदे की शैडो में छुप करके उनकी बातें सुन लेता है। इधर हकारी किरारा को मैगुमी पर नजर रखने के लिए भेज देता है। अब सीन शिफ्ट होता है रात के टाइम पर। हम पांडा को बाहर बैठे हुए देखते हैं और उसके साथ मैगुमी भी होता है। मैगुमी उसे अपना पूरा प्लान बताता है और पांडा को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। मैगुमी मॉनिटरिंग रूम में जाने का प्लान बनाता है जहां इस वक्त हकारी मौजूद होता है। तब पांडा बताता है कि उसने कई बार मॉनिटरिंग रूम में जाने की कोशिश की है लेकिन हर बार फेल हो जाता है क्योंकि वहां पे एक ऐसी कर्स टेक्निक यूज की गई है जिसकी वजह से वो कितना भी आगे जाने की कोशिश करता लेकिन वो हर बार पीछे खींचा चला जाता। पांडा कहता है कि ये शायद किरारा की कर्स टेक्निक है। अब तुम सोच रहे होगे कि जब यूजी को पहले ही हकारी ने मिलने के लिए बुला लिया है तो इन लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है। असल में इन्हें डर होता है कि कहीं यूजी का रियल आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए क्योंकि यूजी को झूठ बोलना नहीं आता, इसीलिए ये लोग भी वहां जाने का प्लान बनाते हैं ताकि बातचीत और सिचुएशन को ये लोग संभाल सकें। अब फाइनली यूजी हकारी से मिलने जाता है। हकारी यूजी से पूछता है व्हाट इफ मैं कहूं कि तुम 1 महीने तक रोज 1 घंटे काम करके 1 मिलियन येन कमा सकते हो। यूजी जवाब देता है यह डिपेंड करता है कि काम किस तरह का है। इसके बाद उनके बीच काफी लंबी कन्वर्सेशन होती है जिसमें हकारी अपने बारे में बताता है कि उसे गैम्बलिंग क्यों पसंद है और वो गैम्बलिंग क्यों करता है। तभी कन्वर्सेशन के बीच में हकारी को एक कॉल आता है। कॉल देखते ही वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है लेकिन वो इनोसेंट बनने की एक्टिंग करता है। वो अपनी सीट से उठ करके ड्रिंक निकालने लगता है और यूजी से पूछता है तुम्हें कौन सी ड्रिंक पसंद है। यूजी बोलता है नहीं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता, मैं अभी अंडर एज हूँ। तभी हकारी अचानक से कहता है तुम्हें पता है गोजो को भी ड्रिंक करना पसंद नहीं है। यूजी बोलता है ये गोजो कौन है। हकारी कहता है ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई सॉर्सरर हो ही नहीं सकता जो गोजो को नहीं जानता हो। उसके बाद हकारी कहता है तुम्हें जुजुत्सु हाई वालों ने भेजा है ना। यूजी बोलता है नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हकारी उसकी बात सुने बिना ही उस पर अटैक पे अटैक करने लगता है।
यूजी बार बार बोलता है, पहले मेरी बात तो सुन लो। पर हकारी बोलता है, जैसे ही मुझे किरारा का कॉल आया मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद दोनों एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, जिसमें हम यूजी और हकारी का फाइट देखने वाले हैं और भी काफी इंटरेस्टिंग चीजें। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इस पे दबा के लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। उधर पांडा ऊपर वाले फ्लोर को क्लियर करता हुआ इमरजेंसी स्टेयरकेस से रूफ की तरफ बढ़ने लगता है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों रूफ पर पहुंच जाते हैं, वहां किरारा भी मौजूद होता है। वो उन दोनों को देख लेता है। हाँ, देख लेता है। वंस अगेन, ये लड़की नहीं बल्कि लड़का है। मतलब सलवार में तलवार वाला सीन है इधर। खैर, थोड़ा कंफ्यूज होकर के पूछता है, पांडा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जैसे ही उसकी नजर मैगुमी पर पड़ती है, उसे याद आता है, एक मिनट, ये तो वही बंदा है जो यूजी के साथ आया था। कहीं ये दोनों जुजुत्सु हाई के सॉर्सरर्स तो नहीं? और वो सोचता है, मुझे ये बात जल्दी से हकारी को बतानी होगी। किरारा अपना फोन निकालता है और कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी मैगुमी अपने डिवाइन डॉग को समन करके किरारा की तरफ भेज देता है। पर जैसे ही डिवाइन डॉग किरारा को टच करता है, वो तेजी से उसी डायरेक्शन में वापस चला जाता है जहां से आया था और जा करके मैगुमी से टकरा जाता है। ये देख करके पांडा और मैगुमी दोनों शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि अभी अभी हुआ क्या है। इसी मोमेंट का फायदा उठा करके किरारा मॉनिटर रूम की तरफ भागने लगता है। पांडा भी उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन चाहे वो जितना भी कोशिश करे, वो किरारा के करीब ही नहीं पहुंच पाता। उसे लगता है कि जैसे वो ट्रेडमिल पर भाग रहा हो। पांडा चिल्ला कर कहता है, तुम गलत समझ रहे हो किरारा, हम बस हकारी से बात करने आए हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। किरारा जवाब देता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो पांडा? तभी हम देखते हैं कि मैगुमी अपने डिवाइन डॉग को एक बार फिर किरारा के सामने भेज देता है, जो मॉनिटर रूम के गेट को कवर करके खड़ा हो जाता है। लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। इस बार मैगुमी खुद डिवाइन डॉग की तरफ खींचा चला जाता है, जैसे दोनों के बीच कोई इनविजिबल मैग्नेट हो। मैगुमी पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे बस इतना समझ आ रहा होता है कि वो लोग किरारा के पास नहीं जा सकते और ना ही वो अपने डिवाइन डॉग से अलग हो सकता है। फिर मैगुमी किरारा को समझाने की कोशिश करता है, हम लोग जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं हैं। क्या तुमने टोक्यो का न्यूज नहीं सुना? टोक्यो के अलग अलग एरियाज में जो बैरियर्स बने हैं वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक प्लांट जुजुत्सु अटैक है जो पहले कभी नहीं देखा गया, इसीलिए हमें हकारी की हेल्प चाहिए। इस पर किरारा बोलता है, तुम लोगों ने ही हमें जुजुत्सु हाई से निकाला था और अब जब जरूरत पड़ रही है तो वापस बुला रहे हो। मैगुमी फिर से कहता है, हम जुजुत्सु हाई की तरफ से नहीं हैं, तुम्हारे और हायर अप्स के बीच क्या हुआ ये हमें नहीं पता, और सच बोलूं तो अब वो मैटर भी नहीं करता। यहीं पर हमें पता चलता है कि हकारी को जुजुत्सु हाई से क्यों निकाला गया था। उसकी कर्स टेक्निक काफी अजीब और अनप्रिडिक्टेबल है। बेसिकली जुजुत्सु हाई के हायर अप्स उन सॉर्सरर से डरते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और हकारी की कर्स टेक्निक लक और रिस्क पर चलती है, जो कि हायर अप्स के लिए बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल थी। इसी वजह से हकारी को निकाल दिया गया था। खैर, बैक टू प्रेजेंट। किरारा कहता है, तुम्हें हकारी की हेल्प क्यों चाहिए? तुम लोगों के पास लिटरली गोजो सातरो है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। मैगुमी जवाब देता है, गोजो सेंसे सील हो चुके हैं, इसीलिए हम लोग हार भी चुके हैं। ये सुनते ही किरारा का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। मैगुमी और पांडा समझ जाते हैं कि कोई भी सॉर्सरर ये बिलीव नहीं करेगा कि गोजो सील हो चुका है। इसीलिए मैगुमी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और अपने रैबिट्स को समन कर लेता है और फिर उन दोनों का फाइट स्टार्ट हो जाता है। फाइट के दौरान मैगुमी धीरे धीरे किरारा की कर्स टेक्निक को समझने लगता है। बेसिकली उसकी टेक्निक स्टार वगैरह से रिलेटेड होती है, जो काफी ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है। इसीलिए मैं ये पार्ट स्किप करने वाला हूँ, क्योंकि ना मैं तुम्हें ढंग से समझा पाऊंगा और ना तुम इसे समझना चाहोगे। और वैसे भी इसकी टेक्निक समझने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये किरारा का फर्स्ट एंड लास्ट स्क्रीन टाइम है। फिर भी सिंपल लैंग्वेज में इतना समझ लो कि किरारा अपनी कर्स टेक्निक से किसी भी पर्सन या ऑब्जेक्ट को मार्क कर सकता है और वो उनको कंट्रोल भी कर सकता है। मतलब फुल्ली कंट्रोल नहीं, एक तरह से वो उनके मूवमेंट को पुश या पुल कर सकता है। अब काफी देर तक फाइट चलने के बाद मैगुमी उसकी टेक्निक को पूरी तरह समझ लेता है और फाइनली किरारा को डिफीट कर देता है। हारने के बाद किरारा पूछता है, क्या तुम सच में फर्स्ट ईयर हो? तब मैगुमी उसके सामने आता है, अपने सर झुका लेता है और कहता है, प्लीज हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हमें हकारी से बात करवा दो। जिसके बाद फाइनली किरारा मान जाता है, लेकिन तभी एक जोर का धमाका होता है और मॉनिटर रूम का गेट टूट जाता है
वहां से यूजी बाहर निकलता है। मेगुमी ये देख करके शॉक हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, यूजी बोलता है तुम दोनों दूर रहो इस फाइट से। इतना कहकर कि वो खड़ा हो जाता है। तभी मॉनिटर रूम से हकारी बाहर निकलता है, यूजी के पास आता है और कहता है क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? और इतना बोलकर के यूजी को एक जोर का पंच मारता है, लेकिन यूजी पंच डॉच नहीं करता, वो सीधा अपने फेस पर हिट लेता है। फिर खुद को संभाल करके दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देख करके हकारी चिढ़ जाता है, क्योंकि वो यूजी को कितना भी मार रहा था, यूजी बार बार खड़ा हो जा रहा था और ऊपर से वो अटैक डॉज करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इधर यूजी अपने मन में सोच रहा होता है ये सब शिबुया इंसिडेंट के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, मुझे बस किसी तरह से हकारी का ट्रस्ट जीतना होगा, उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी पिटाई खानी पड़े, मैं फाइट बैक नहीं करूंगा। ये सब देख करके हकारी बोलता है तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना, ठीक है फिर जब तक तुम खड़े रह सकते हो तब तक मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। तभी पीछे से किरारा बोलता है ये लोग जुजुत्सु हाई से नहीं हैं, इन लोगों को सच में तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसीलिए एक बार इनकी बात सुन लो। लेकिन हकारी गुस्से में जवाब देता है मैंने बोला ना मैं सुन रहा हूं। और इतना कहकर के वो फिर से यूजी की धुलाई करने लगता है। वो यूजी को बुरी तरह पीटता है, लेकिन यूजी हर बार गिर करके भी वापस खड़ा हो जाता है। ये देख करके हकारी और ज्यादा चिढ़ जाता है और यूजी से पूछता है आखिर तू है क्या? यूजी बोलता है मैं एक कॉग हूं जिसका काम सिर्फ कर्सेस को एक्सरसाइज करना है। ये सुनकर के हकारी बोलता है तुम तो मुझे काफी डिसअपॉइंट कर रहे हो। और इस बार वो पूरा गुस्से में एक जोर का पंच मारता है। इस वजह से यूजी काफी दूर जाकर गिरता है। इस पंच को देख करके मेगुमी और बाकी सब शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस बार हकारी ने अपने पंच में कर्स एनर्जी का यूज किया होता है। इसी वजह से यूजी इस बार उठ भी नहीं पाता। हकारी फिर पांडा से बोलता है तुम लोग इतादोरी को अपने साथ ले जाओ और दोबारा कभी वापस मत आना। लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी यूजी लिटरली उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। ये देख करके हकारी भी शॉक हो जाता है और बोलता है आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो? यूजी फिर से वही बात दोहराता है मैं एक कॉग हूं और मेरा काम सिर्फ कर्सेस को एक्सरसाइज करना है, इसीलिए तुम मुझे जितना भी पीट लो मैं हर बार खड़ा हो जाऊंगा जब तक तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। यूजी का पैशन और डिटर्मिनेशन देख करके हकारी थोड़ा शांत हो जाता है और फाइनली उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूं। ये सुनकर के मेगुमी को विश्वास ही नहीं होता कि हकारी इतनी आसानी से मान गया। तब किरारा बोलता है हकारी भले ही हायर अप्स को पसंद ना करता हो, लेकिन वो जुजुत्सु हाई में दूसरे सॉर्सरर्स की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां एक छोटा सा कर्स स्पिरिट आ जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि कोगाने होता है। जैसे कि मास्टर तेंगेन ने पहले ही बताया था कि ये कलिंग गेम का एक गेम मैनेजर होने वाला है। कोगाने यहाँ कलिंग गेम के एक नए रूल का अनाउंसमेंट करने आता है, जो अभी अभी ऐड किया गया होता है, रूल नंबर 9। इस रूल के अकॉर्डिंग प्लेयर एक दूसरे के पॉइंट देख सकेंगे, उनका करंट लोकेशन जान सकेंगे और ये भी पता होगा कि किस प्लेयर ने अब तक कितने रूल्स ऐड किए हैं। जैसा कि हमें पहले से पता है कि एक नए रूल ऐड करने के लिए 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि गेम अभी अभी ढंग से शुरू भी नहीं हुआ और नए रूल भी आ गए। इसके बाद हमें वो प्लेयर दिखाया जाता है जिसने ये नया रूल ऐड किया होता है। उसका नाम हाजिमे कासिमो होता है। असल में वो सुकुना से फाइट करना चाहता था, लेकिन उसे सुकुना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसीलिए वो ये रूल ऐड करवाता है। हमें ये भी पता चलता है कि उसने अब तक 200 पॉइंट अर्न कर लिए हैं, मतलब वो लगभग 40 सॉर्सरर्स को ऑलरेडी मार चुका है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इसके बाद से नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है, क्योंकि अब तक से कलिंग गेम प्रिपरेशन आर्क चल रहा था, तो मे बी आपको बोरिंग लग सकता है, बट नेक्स्ट एपिसोड से फाइनली कलिंग गेम स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर से